हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल AKY स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम लोग कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसके पहले पार्ट के बारे में बहुत ही बेसिक तरीके से अध्ययन कर लिया है। जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। जो भी बच्चे हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अभी भी अपनी तैयारी शुरू नहीं किए हैं, अभी भी उनके पास सुनहरा मौका है। 3 से 4 महीने लगातार मेहनत करके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ प्रतिदिन शाम के 6 बजे जुड़ते हैं तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं कि आपके आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सकें और आगे आने वाली बोर्ड की परीक्षाओं में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अभिक्रिया की बात करते हैं तो विस्थापन अभिक्रिया है। तो विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। यानी जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व होता है, कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो फेरस प्लस CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो आयरन क्या करता है? कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। दूसरा उदाहरण है जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो जिंक क्या करता है? कॉपर को अलग कर देता है और सल्फेट के साथ जिंक जुड़ जाता है, तो जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। हमारा अगला उदाहरण है Pb प्लस CuCl2। जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो इसको लेड क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पे Cl2 के साथ जुड़ जाता है और ये क्या बना लेता है? लेड क्लोराइड बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया किसको कहते हैं? कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील अगर धातु की बात करते हैं तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम, उससे कम अभिक्रियाशील धातु है सोडियम, सोडियम से कम है कैल्शियम, कैल्शियम से कम है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से कम है जिंक, जिंक से कम है आयरन, आयरन से कम है लेड और लेड से कम है कॉपर और कॉपर से कम है सिल्वर, सिल्वर से कम है सोना। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील धातु है आपका पोटेशियम और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है सोना। ये सक्रियता श्रेणी आप अच्छे से अगर याद किए हुए हैं तो आप आसानी से विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आते हैं दूसरी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान होता है, तो उसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम जो होता है सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और सोडियम किसके साथ जुड़ जाता है? क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है। तो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बना लेता है और सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेता है। बेरियम पर +2 चार्ज आता है जबकि सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज आता है। ये +2 और -2 आपस में जुड़ जाते हैं और बेरियम सल्फेट बना लेते हैं। उसी प्रकार सोडियम के पास +1 चार्ज होता है जबकि क्लोरीन के पास -1 चार्ज होता है। जब ये अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बना लेते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को द्विविस्थापन अभिक्रिया समझ में आई होगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
अब अगली अभिक्रिया आती है उपचयन अभिक्रिया। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की क्या हो, वृद्धि होती है, उसे क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 जब आपस में जुड़ेगा तो CO2 बनाता है, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। दूसरे उदाहरण को देखते हैं तो कॉपर प्लस O2 जब ये आपस में जुड़ते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड बनाने के साथ साथ यानी कॉपर के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, तो ऐसी अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगली अभिक्रिया है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, जब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तथा उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के समय क्या होता है, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, उसे क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 है, और ये जब यहाँ से कॉपर के साथ की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो रही है कॉपर, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो हम कह सकते हैं कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का क्या रहा है, उपचयन। यानी हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है जबकि कॉपर के साथ ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो यानी ऑक्सीजन की कमी होना ही क्या कहलाता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। अब अगला हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, उसे अपचयन या अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अगर समझें तो CuO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ देख रहे हैं जब ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो कॉपर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी को अपचयन कहा जाता है, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन वृद्धि हो रही है, तो यानी जब हाइड्रोजन जुड़ता है किसी के साथ उसे उपचयन कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे दूसरा उदाहरण है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो गई और कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, तो यानी कार्बन का उपचयन हो गया जबकि जिंक का अपचयन हो गया। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब अगला आपका आता है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव है। जैसे संक्षारण, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो लोहे की वस्तु पर जंग लगना, ये क्या है, एक संक्षारण का उदाहरण है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत का जमना, ये भी किसका उदाहरण है, संक्षारण का उदाहरण है। या तांबे के ऊपर हरित परत का चढ़ना, ये भी किसका है, संक्षारण का उदाहरण है। इसके उपाय क्या है, संक्षारण से अगर किसी धातुओं को बचाना है तो उसके ऊपर यद् लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब अगला है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती हैं, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होती है, जितनी भी तेलीय यानी वसा युक्त पदार्थ होते हैं, ये वायु के संपर्क में जैसे ही आते हैं तो इनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। उसी स्वाद के परिवर्तन को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे इसीलिए चिप्स के जो पैकेट होते हैं उनको पैक करते समय उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है जिसके उनके स्वाद में कोई परिवर्तन न आए। जैसे इसको रोकने के लिए अगर बात करते हैं तो वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर
दूसरा है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। जितने भी चिप्स के पैकेट आप लोगों ने देखे होंगे, जो आलू के चिप्स आते हैं, उसमें क्या भरा होता है? नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जो उसके स्वाद को बनाए रखने में मदद करता है। तीसरा आपका है शीतलन द्वारा, उसको ठंडे स्थानों पर रखकर विकृत गंधिता से उसे बचाया जा सकता है। आज की वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है। उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है Fe प्लस CuSO4। तो Fe क्या करता है? Cu का यानी कॉपर को विस्थापित करके सल्फेट के साथ जुड़कर फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। दूसरी अभिक्रिया है जिंक प्लस CuSO4। जिंक क्या करता है? कॉपर को सल्फेट से अलग कर देता है और जिंक सल्फेट के साथ जुड़कर जिंक सल्फेट बना लेता है और कॉपर अलग हो जाता है। तीसरी अभिक्रिया है लेड प्लस कॉपर क्लोराइड। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लेड क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और लेड क्लोराइड प्लस कॉपर बना लेता है। अगर अभिक्रियाशील तत्वों की बात करें तो सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु है वो क्या है? पोटेशियम है। उससे कम है सोडियम, उससे कम कैल्शियम है, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्युमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम है आयरन, उससे कम है लेड, उससे कम है कॉपर, उससे कम है सिल्वर, उससे कम यानी सबसे कम है आपका सोना। सोना सबसे कम अभिक्रियाशील वाला धातु है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो बेरियम सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और क्लोराइड जो आपका है वो सोडियम के साथ जुड़कर सोडियम क्लोराइड बना लेता है और बेरियम सल्फेट यानी बेरियम सल्फेट के साथ जुड़कर बेरियम सल्फेट बना लेता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थों के साथ ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, यानी ऑक्सीजन जुड़ता है, उसे कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के साथ जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेता है, यानी हम कह सकते हैं कि कार्बन का क्या हो गया? उपचयन हो गया, यानी कार्बन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो इसका उपचयन हो गया। दूसरी अभिक्रिया है कॉपर प्लस ऑक्सीजन जब आपस में विक्रिया करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बना लेते हैं, तो कॉपर का क्या हो गया? यहाँ पे उपचयन हो गया। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होती है तो उसे अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, इसका मतलब कॉपर का क्या हो गया? अपचयन हो गया। जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसका मतलब कि हाइड्रोजन का क्या हो गया? उपचयन हो गया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अगली अभिक्रिया हम लोगों ने पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वे अभिक्रिया होती हैं जब किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक का उपचयन तथा दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, उसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर से क्या हो जाता है? ऑक्सीजन अलग हो जाता है, यानी कॉपर से ऑक्सीजन का अलग होना यानी कमी हो जाती है, तो इसको कहते हैं अपचयन। और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है, इसे कहते हैं उपचयन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं हों उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा उदाहरण देख लीजिए ZnO प्लस C, यानी Zn से ऑक्सीजन अलग हो गया, इसका मतलब इसका अपचयन हो गया। कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, इसका मतलब इसका उपचयन हो गया। इस पूरी अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा? रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाएगा। अब अगला है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का जो प्रभाव है
उसमें पहला आपका आता है संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल इत्यादि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारण कहलाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना। दूसरा है चांदी के ऊपर काली परत का जमना। तीसरा है तांबे के ऊपर हरित परत का चढ़ना। इसके उपाय क्या हैं? आप यद लेपन कर सकते हैं, विद्युत लेपन कर सकते हैं और पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब आगे अगला हम लोगों ने पढ़ा था विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होता है? वसा युक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। इसको रोकने के जो उपाय हैं, वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करके। तीसरा है आपका शीतलन द्वारा। तो जो चिप्स के पैकेट आते हैं उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिसके कारण उनके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी स्वाद को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये रहा हमारा अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का कंप्लीट। जितने भी थ्योरी थी हम लोगों ने बेहद ही आसान तरीके से पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाई थी, जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को भी आप लोग देख लीजिएगा और इस वीडियो को दोनों को देख लीजिएगा। पूरा आपका कंप्लीट पहला चैप्टर समाप्त होता है। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ उठा सकें अधिक से अधिक बच्चे और बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। अब मिलते हैं आप अगली वीडियो में इसके सभी बहुविकल्पीय और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।